देखिए, मैं उसी चीज पे आपसे आपके पास आ रहा था कि जिस तरह से उन्होंने एक तरफ ना भी करते हुए नजर आए हैं और एक तरफ दूसरी तरह का कहीं ना कहीं जो है एक पलड़ा झाड़ते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर जाहिर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा अब जिस तरह से लगातार अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात आज अभी अभी जो सुनने को मिल रही है कि वो अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज चेहरा मानने वाले देवेंद्र सिंह राणा आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आप इतना जो है अटकलें जिस तरह से अब साफ तो होती हुई नजर आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर मंशा जाहिर होती हुई नजर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है भाजपा का दामन थामते हुए क्या नजर लगता है जरूर अनिल आएंगे, कि क्योंकि अगर देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कितना नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कितना फायदा बीजेपी का? देखिए, साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जम्मू के अंदर जिस तरह से एक चेहरा माने जाते थे, जम्मू की वो बात करो, जम्मू के अगर 10 डिवीजनों की बात करें तो वो किस तरह से कहते थे कि जम्मू डिक्लेरेशन बने, जम्मू डिक्लेरेशन बने। आज तक वो जम्मू डिक्लेरेशन बनता हुआ नजर नहीं आया और कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर अटकलें साफ तौर पर नजर आती हुई नजर आ रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी से काफी दिनों से जो है वो खफा चल रहे थे। उसी के चलते कहीं ना कहीं ये दामन जो है अब छूटता हुआ नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कहीं ना कहीं बीजेपी के पलड़े में जो है एक और विकेट यूं क्या कह लगता सकते है हैं कि अनिल एक कि और जिस तरह साथी से जो वो है बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे थे कि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव अगर किया जाएगा तो जम्मू के लोगों की आवाज बनकर देवेंद्र सिंह राणा यहां पर खड़ा होंगे और साथ ही साथ उसका सबूत यहां अब अगर ये सच होता है तो देखने को मिल सकता है। साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस तरह से जम्मू के हितों की आवाज जो है वो लगातार कश्मीरी नेता जो है वो नहीं करते हुए नजर आते थे। उसी के चलते अब ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हटकर वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक पार्टी का दामन थामा जाए और जम्मू के हितों की बात की जाए। और जम्मू के जिस तरह से लगातार लगातार जम्मू की बात करते हैं हम, तो जम्मू के हितों की जिस तरह से हर समय जो है देवेंद्र सिंह राणा जो है जम्मू की आवाज बनकर सामने नजर आते हैं। पुंछ हो, डोडा हो, रजौरी हो, कठुआ हो, सांबा हो, आपने देखा होगा कि लगातार इन सब एरियाज की वो है दोगा समाज की, हर एक समाज की अगर हम बात करते तो उनकी आवाज बनते हुए नजर आते थे। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जिस तरह से कश्मीरी नेता कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू के नेता जम्मू की बात क्यों नहीं करते हैं। और अब साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनका चेहरा जो है एक साफ तौर पर नजर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आज ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज दिल्ली के अंदर जो है एक मुलाकात हो, उसके बाद जो है ये पूरी तरह से साफ हो सकता है कि से क्या मुलाकात होने की बीजेपी कोई खबर है सामने? देखिए, अभी तक जो है साफ तौर पर जो है कोई भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि हालांकि अभी कुछ देर पहले जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है उच्च अधिकारी से जो है मुलाकात कर सकते हैं और वहां पर बैठक कर और जब वापस लौटेंगे और जम्मू के अंदर जो है एक बड़ी बैठक चलिए अनिल, देखने को बहुत बहुत मिल सकती धन्यवाद है। जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल ने एक बड़ी अपडेट दे दी है कि देवेंद्र सिंह राणा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर अब बैठक होगी और क्या कुछ होगा बैठक में ये देखने वाली बात है। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से निकलते हैं तो जाहिर तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर जरूर आएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जब कमान थी, जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एज एडवाइजर उन्होंने कितना काम किया। लेकिन बड़ा झटका अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को लग सकता है अगर इसमें सच्चाई होती है और बीजेपी पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो ज्यादा तरीके से फायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे। सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहां पर कार्यक्रमों का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है मुकम्मल तरीके से। देखिए, जिला सांबा में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का दूसरा चरण गुरुवार को शुरू होगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहां सांबा के लोगों की नब्ज टटोलेंगे। 7 और 8 अक्टूबर को सांबा के लिए यहां 2 दिवसीय दौरा जो है वो रखा गया है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी और विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत यहां पर होगी कि आखिर कितना विकास हो रहा है और कहां-कहां पर विकास किया जा रहा है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि जितने भी दावे यहां पेश किए जाएंगे उनमें कितनी सच्चाई। जिला सांबा के अंदर पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू हो जाएगा और कैबिनेट मंत्री जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वो सांबा के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, लोगों के बीच में पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और विकास के मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ पूरी तैयारियां की गई हैं इस दौरे को लेकर?
देखिए, जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो वो तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है कि किस तरह से ये दूसरा फेज होगा। जो केंद्रीय मंत्री यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और जिला सांबा में ये दूसरा फेज है जब केंद्रीय मंत्री यहाँ एक बार फिर से जिला सांबा में पहुंचेंगे और जो लोगों की परेशानियों को सुनेगा और उसी के साथ साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे भी बातचीत होगी। और खासतौर पर जिला प्रशासन सांबा भी एक रिपोर्ट जो उनके समक्ष रखेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या डेवलपमेंट होना बाकी है। और खासतौर पर जो केंद्र द्वारा चलाई जाती योजनाएं हैं उनका योजना को किस तरह से लाभ लाभार्थियों को मिल पा रहा है। इससे पहले नारायण राणे तातू दौरा कर चुके हैं, वो यहाँ से एक रिपोर्ट लेकर जा चुके हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट के कार्य यहाँ पर होने। लेकिन इस दौरे को भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सोशल जस्टिस के ये मंत्री हैं, एम्पावरमेंट के मंत्री हैं, तो इनके ऊपर खास नजर रखेगी कि लोगों के हित को किस तरह से देखा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रियों को इसलिए भेजा जा रहा है कि वो जाकर जनता की नब्ज टटोलेंगे और उनकी दिक्कत परेशानी को सुनेंगे और जो भी मसले मसाइल हल होने वाले होंगे। लेकिन ऋषि, यहाँ पर आम लोगों की तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पहले भी मंत्रियों के दौरे जो है वो करवाए गए थे, लेकिन जो विकास को लेकर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कश्मीर की बात करें तो एक ही अस्पताल के दो बार वहां उद्घाटन हो गए हैं। क्या लगता है कितना विकास होगा? जो दावे किए जाएंगे वो कितने पूरे होंगे? क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहले दौरे का जिक्र करूंगा जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तातू यहाँ पर आए थे तो ये बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि वो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बैंकेट हॉल के अंदर एक मीटिंग कर दी जाती है, वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं, वहां पर अलग अलग विभागों के अधिकारी पहुंच जाते हैं, वहां पर जो बाकी जनप्रतिनिधि है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन आम जनता की बात करें जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है उसकी सुनवाई नहीं हुई। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि आप ये कह सकते हैं कि एक बंद कमरे में जो पूरी मीटिंग हुई है, जो पूरा दौरा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक औपचारिकता आप इसे कह सकते हैं कि जो वो पूरी की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव साथ में ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो सकते हैं, तो उसको लेकर ये दौरा जो है वो किया जा रहा है मंत्रियों द्वारा और एक भाजपा की तरफ से पैठ बनाने का भी एक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिसमें अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो रिपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो रिपोर्ट के ऊपर अध्ययन किया जाएगा अच्छे से, उसके ऊपर काम किया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। महज यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, नेताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करने की बात कही गई है तो कीजिए, लेकिन आम जनता को संबोधित करना भी बहुत जरूरी है, उनकी समस्या को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता जनार्दन है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आशा, मैं एक चीज आपको बताते चलता हूं। जिस तरह से पहला जो दौरा हुआ था केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तातू का, तो एक बड़े अच्छे आलीशान एक बैंकेट हॉल में किया गया था। लेकिन अब का जो दौरा है डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी का, जो कैबिनेट मंत्री है, इनका बाबा चामलियाल की दरगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यहाँ पर जो वो दौरा किया जाएगा और वहां पर भी लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस दौरे से थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण जो है वो जागी है कि यहाँ लोगों की सुनवाई होगी। और जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, जिसमें खासतौर पर अगर मैं किसानों की बात करूंगा तो किसानों का भी एक डेलीगेशन जो इनसे मिल सकता है। तो यहाँ इस जगह को जो चुना गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता की भी सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जो आप ये दौरा कैसे कह रहे हैं ये भी कहीं बंद कमरे में सीमित ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ पूछना है, कुछ कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो लोगों को सामने आकर उनसे पूछा जाए कि आपको क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या योजनाएं आपको मिल पा रही है, सही से नहीं मिल पा रही। इस तरह का जो काम करने की जरूरत है, इस तरह की यानी जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का दौरा गुरुवार से शुरू होने वाला है। पहले भी दौरा यहां पर किया गया था जो महज एक बैंक्वेट हॉल के अंदर ही सीमित रह गया, लेकिन इस बार अगर आम जनता के साथ संबोधित होते हैं या फिर रूबरू होते हैं तो जाहिर तरीके से फायदा होगा। और विकास की राह पर निकलने के लिए जो दावा पेश किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये जमीनी सतह पर पहुंचकर ही पता चलेगा। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण का कार्य अब उधमपुर के रोली, जो कि रामरोली नहीं है, ये समरोली इलाका है, और समरोली और नरसू के लोगों को अब काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे के 4 लाइन के इस काम में जुटी हुई निर्माण एजेंसियों की लापरवाही के कारण उनके आशियाने धराशाही हो गए हैं। इन लोगों का आरोप है कि ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही निर्माण एजेंसियों ने उनके नुकसान का जायजा लिया। इन लोगों ने सरकार को निर्माण एजेंसियों से सुरक्षित स्थान देने और उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की। और नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण के शिकार इन लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं, उनसे नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने और उनके साथ ही न्याय यहां पर करने की मांग की। हमने जो जगह दी थी रोड में, वो जगह उनकी पूरी हो गई है। उन्होंने अपना रोड निकाल लिया और एक्स्ट्रा जगह हमारी कटाई की, छोटे छोटे डंगे चढ़ाए। वो जगह हमारी सेफ नहीं थी।
1 अगस्त को हमारा बड़ा वाला मकान गिरा, उसमें 23 कमरे थे, तो वो गिर गया तो हम शिफ्ट हो गए ऊपर वाले मकान में, तो जो पर्सनल बनाया था एक भाई ने, तो उसमें गए तो हमने उनको बोला कि भाई कटाई नहीं करना, इधर मकान ये वाला भी स्लाइड हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम रोड निकालेंगे, आपका मकान गिरे ना गिरे हमें कोई पता नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है रोड निकालो, हमारा काम है रोड निकालना, बाकी आप देख लो। 2 घर थे हमारे, एक बड़ा वाला मकान था नीचे, वो तो गिर गया, 2 महीनों के बाद दूसरा भी गिर गया। तो हमारे फैमिली रहती थी, 7 फैमिलियां रहती हैं, 40 से 45-50 बंदे हम इधर रहते हैं, छोटे बड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे गैमन कंपनी आई है और इसने ऐसी गुंडागर्दी डाली है यहाँ पे। हमने इनको मना किया था, हमने 19 कनाल एरिया जो है इन्होंने सर्वे करके हमसे लिया हुआ है, जो इनकी लैंड है, हमने वो इनको दी, पूरा इन्होंने कटिंग किया। जब हमारी घरों के नीचे बारी आई, हमने इनको बोला कि ये यहाँ पे अभी आप कटिंग मत करो, क्योंकि हमारी इतनी जमीन है, ये पूरी स्लाइड हो जाएगी, पहले से चल रही है। इन्होंने नहीं माना, गुंडागर्दी पे आ गए, पुलिस लाई, इन्होंने गाली गलौज की यहाँ पे आके। उन्होंने बोला कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, हम नहीं रोक सकते, ये आपके घर जाते हैं, आपकी फैमिली जाती है, आप मरते हो, सड़कों पर आते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, एक बार नहीं 1000 बार। 1 अगस्त को हमारा पहला मकान गिरा, हमने तब भी इनको बोला कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करें। इन्होंने कुछ नहीं माना, कोई कंपनी नहीं आई, कोई ऑफिसर नहीं आया यहाँ पे। जब मकान गिरा 4 दिन ये गायब रहे यहाँ से। हमारे दादू हैं, बीमार थे, थोड़े से बीमार, ज्यादा बीमार नहीं थे, उनको अटैक सा हुआ है कि उनकी जो उन्होंने बनाया था वो गिर गया, सब जमीन पूरी तबाह होगी। वो 4 दिन के बाद उनकी डेथ होगी। हम वहां से शिफ्ट हो गए दूसरे वाले मकान में। इस मकान के 10 कमरे थे, हमने सोचा कि चलो यहाँ पे हम सेफ हैं, मगर 2 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन जब फटने लगी, हमने तब भी इनके पास हम डेपुटेशन लेके गए इन्हीं के पास कि भाई हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करो। इन्होंने हमारी जमीन प्रोटेक्ट नहीं की, हमारा मकान गया 23 कनाल एरिया और जो है जो इनका डैमेज कर दिया है इन्होंने। हम बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे साइड पे आओ, देखो, हमारा न्याय करो कुछ, मगर ना प्रशासन सुनता है। डीसी साहब ने हाँ हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं साइड पे आऊंगी, देखूंगी, मगर डीसी साहब अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। कि सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी साहब यही है उनका, ये मतलब गडकरी साहब को कम से कम हमारे इधर का दौरा लगाना चाहिए कि नेशनल हाईवे में किस किस को प्रॉब्लम हो रही है ये कटिंग करने की वजह से। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का दौरा लगाइए और नेशनल हाईवे जो भी कटिंग हो रही है, जहाँ भी हो रही है, जरा इन लोगों की भी सुध लीजिए। 2 महीने हो गए हमारा नीचे वाला मकान स्लाइड हो गया, वहाँ पे हम सारी 7 फैमिलीज रहते थे वहाँ पे। अब फिर हम शिफ्ट हुए चाचू के घर पे, यहाँ पे ये इन्होंने पर्सनल अपना मकान बनाया था, वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो हमने कंपनी वालों को बोला कि हमें प्रोटेक्शन दो, कुछ भी दो करके। वो कहते कि हम आपका मकान कुछ नहीं होने देंगे, डैमेज नहीं होएगा ये। हमने बोला ठीक है। इन्होंने क्या किया, फिर कटिंग की, बाई फोर्स कटिंग करवाई इन्होंने नीचे। फिर जाकर इन्होंने ये वाला, यहाँ पे मकान था, ये वाला एरिया भी लिया इन्होंने। अब एक बच्चा नहीं आया वहां से देखने के लिए कि हाँ जी आप कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो, खाना कूना कुछ नहीं, एक भी नहीं आया कंपनी वालों से। कंपनी वाले कहते आपने खुद नुकसान किया। हमने कुछ नहीं किया, बाय फोर्स इन्होंने काम लगवाया था। लेडीज पुलिस बुलाई इन्होंने नीचे, कहते कि क्या बोलते ये हमें काम नहीं करने देंगे। इन्होंने हमारा 2 घर हमारे डैमेज किए इन्होंने। हमारे बच्चों की पढ़ाई खज्जल हो रही है। हम छोटे छोटे भाई हैं हमारे, वो सारे यहाँ पे रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। रात को हम सोते नहीं है, रात को बारिश पड़ी हम बाहर थे यहाँ पे। तो जम्मू के नरवाल इलाके में आज एक बेकाबू ट्रक ने जमकर उत्पात मचाया। नरवाल चौक पहुंचने पर बेकाबू हुए इस ट्रक ने वहां सड़क किनारे खड़े कुछ वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 ऑटो रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत ये रहा कि हादसे में तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी को कोई चोट आई है। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सवेरे सवेरे ही ट्रक वाला पता नहीं कहां से आया तो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, तो नुकसान तो ज़्यादा हुआ है। दोनों गाड़ियों, उसका कम है, इसका ज़्यादा है, पूरी टोटल लॉस्ट हो गई है बस। तो पहले पुलिस वाले बोलते कि ड्राइवर को अंदर करो। अगर ड्राइवर को अंदर करते हैं ट्रक वाले को तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि अभी हमने ड्राइवर को लाया, बुला के, वो बोलता जो भी काम होगा मैं करा दूँगा। तो बस नुकसान तो ज़्यादा ही है। अब देखो वो भी ड्राइवर है, हम भी ड्राइवर हैं, ठीक है ना, दिहाड़ी लगानी है। किसी से ऐसे उलझ के क्या फ़ायदा, पुलिस वालों से नहीं उलझ सकते, किसी और से नहीं। तो बस यही काम कराना है अब गाड़ी का जो भी है।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।